अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको आज एक और जो है वो वर्जन की तरफ लेके जा रही हूँ जिसमें आपको मज़ीद एमसीक्यूज़ बताऊंगी और आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसमें आप लोग जो है वो जितने भी एमसीक्यूज़ मैं बता रही हूँ आपने उन ऑप्शंस पे भी गौर करना है। सम टाइम ये होता है कि आप किसी ऑप्शन एमसीक्यू की स्टेटमेंट पे को गौर से नहीं पढ़ते, जिस वजह से जो है वो आप दुरुस्त जवाब नहीं मार्क करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। इसमें है जी फर्स्ट लिखा हुआ है कि इंसान को रोजे अजल से नागहानी आफात का सामना है। जुमले में लफ्ज आफात के दुरुस्त वाहिद का जुमला कौन सा है? यानी ये लफ्ज है और इसमें आपने देखना है कि जी उसमें हमारे पास जो है वो दुरुस्त जो है वो कौन सा लफ्ज यूज हुआ हुआ। ठीक है, तो इसमें आपने देखना आफात है। पहला देखें लिखा हुआ है जल्जला एक कुदरती आफत है। अल्लाह ताला हमें आफतों से महफूज रखे। ये इलाका इलाका आफत ज़दा है। कुदरती आफतें इंसानी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, जल्जला एक कुदरती आफत है। तो ये आफात यहाँ पे जमा है तो उसकी वाहिद जो है वो आफत है। नंबर 2 है जी बिल्ली के भागों छींका टूटा। कवायद की रूह से क्या है, यानी उसको हम जो है वो ग्रामर की रूह से क्या कहते हैं कि ये क्या है, असल में ये क्या है, जरबुल मिसल। ये आपने पहले भी किया हुआ। नंबर 3 है महाज के दुरुस्त आराब बताएं। तो इसका दुरुस्त जो आराब जेर जबर पेश है वो है हमारे पास ऑप्शन बी में। नंबर 4 है इंसान और हैवान अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जुमले में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मुतजाद कहते हैं उल्ट अल्फाज को, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि जमीन है तो आसमान, इस तरह से। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इंसान और हैवान अल्लाह ताला की मखलूक है। जुमले में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए, कौन से वाले? यहाँ पे लिखा है इंसान और हैवान, मखलूक इंसान, हैवान में है, इंसान है। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे वही लफ्ज ऊपर है इंसान और उसका मुतजाद है हैवान। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। नंबर 5 है जी जरबुल मिसल के एक जुमले में छुपी होती है क्या? यानी जो जरबुल मिसल होती है उसको हम जो है वो उसके एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं लेते, तो उसमें हम जो है वो अगर कोई जरबुल मिसल बोल रहे होते हैं तो असल में उसमें जो है वो हम अपनी पूरी बात समझाना चाह रहे होते हैं। उस लिहाज से हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 6, कायदे आजम एक अजीम सियासत डैश थे। दिए गए जुमले के मुताबिक दुरुस्त लाका बताएं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि लाका वो जो बाद में आता है लफ्ज, लेकिन उससे पहले कोई लफ्ज लगा दिया जाए तो उसका मतलब जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे जो नुमा है, अंदाज है, दान है और बान है। तो जाहिर है सियासत दान वर्ड होता है, जैसे हम कहते हैं ना गुलदान। तो इसी तरह सियासत के साथ अगर लगाएं तो वो सियासत दान है। तो हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 7 है मुतजाद अल्फाज का दुरुस्त जुमला क्या है? मुतजाद यानी उल्ट अल्फाज। अब इसमें क्या है, वाह क्या हसीन नजारा है, इस घर के दरो दीवार मुझसे मानूस है, अमन से मुल्क में खुशहाली आती है जबकि जंग तबाही लाती है, हमें कमजोर और ज़ईफ लोगों की मदद करनी चाहिए। अब इसमें हमें ज्यादातर मुतरादिफ अल्फाज नजर आ रहे हैं या सिंपल जुमला नजर आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास दुरुस्त जवाब है। अब मैं ये बता रही हूँ कि क्यों। उन्होंने पूछा था यहाँ पे मुतजाद अल्फाज, तो आप इसमें देखेंगे अमन से मुल्क में खुशहाली आती है जबकि जंग तबाही लाती है। अब अमन जो लफ्ज है इसका मुतजाद क्या है? जंग। तो ले इसलिए हमने जो है वो इसको दुरुस्त कहा है। नंबर 8 है जी वो सिर्फ जो किसी मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए कहलाती है क्या? सिर्फ खूबी को कहते हैं, मौसूफ जिसकी खूबी बयान की जाए। तो यहाँ पे पूछा है कि वो सिर्फ जो मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए वो क्या है, यानी जैसे हम कहते हैं ना कि जो है वो आलिया बहुत ज़हीन है,
تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی وہ خوبی ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ مستقل طور پر پائی جاتی ہے، تو وہ ہے جی ہمارے پاس صفت عددی ہے، صفت مقداری ہے، صفت نسبتی ہے یا صفت ذاتی ہے۔ تو صفت ذاتی جو ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ کسی کی مستقل خوبی کو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے جی لگن کا مترادف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا کام بہت لگن سے کرتا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے نسبت، لگن مطلب شوق، نسبت، دھن، خیال یا مذکورہ تمام۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت کام کی دھن لگی رہتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ سیم میننگ ہمارے پاس بی آپشن میں ہے۔ نمبر 10 روزمرہ کے درست استعمال کا جملہ کیا ہے؟ شور سن کر بچے کی آنکھ کھل گئی، شور سن کر بچے کی نیند کھل گئی، شور سن کر بچے کی اونگ کھل گئی، شور سن کر بچے کی چشم کھل گئی۔ تو اس میں اگر درست جملہ ہے تو وہ ہے ہمارے پاس آپشن اے میں، یعنی شور سن کر بچے کی آنکھ کھل گئی۔ اب ہم نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں جی ہمارے نمبر 11 میں، اور وہ کیا ہے جی درست اعراب کا لفظ کون سا ہے، یعنی زیر زبر پیش، اس میں آپ کو غور سے دیکھنا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن اے ہے۔ نمبر 12 ہے لفظی تکرار کا درست جملہ کیا ہے؟ تکرار کہتے ہیں کسی بھی چیز کے کچھ الفاظ کا بار بار استعمال ہونا، ایک ہی لائن میں لفظوں کا بار بار آنا۔ تو اس میں ہے میں نے اسے بہت سمجھایا، آپ نے دیکھا اس میں کوئی لفظ ریپیٹ نہیں ہوا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا دیکھتے ہی دیکھتے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ سب آپشنز کو دیکھو تو اس میں بی آپشن وہ ہے جس میں ہم ایک لفظ کو بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تکرار کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بار بار آئے، تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن بی جو ہے وہ درست ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی ہم اپنے اگلے ایم سی کیو کی طرف، اور وہ ہے ہمارے پاس جمع الجمع کی مثال کیا ہے؟ یعنی وہ لفظ جو جمع ہو اس سے مزید جو ہے وہ جمع بنائی جا سکے، تو اس میں حاضرین ہے، القابات ہے، خبریں ہیں، اکابر ہے۔ تو ہمارے پاس آپشن ڈی جو ہے وہ جیسے اکبر ہے اس کا اکابرین ہے، پھر اکابر، یعنی اس سے جمع مزید بنائے جائیں۔ نمبر 14 ہے فاعل اور فعل کا درست جملہ کیا ہے؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور فعل کہتے ہیں کام کو، یعنی جو کام کیا جا رہا ہو۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ درست آپشن اے ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے میجر شبیر شریف کو 2 اعزازات سے نوازا گیا۔ اب اس میں یہ کیا ہے میجر شبیر شریف؟ یہ فاعل ہے۔ فعل اس میں کیا کام کیا گیا؟ ان کو اعزازات سے نوازا گیا ہے، تو ہمارے پاس یہ بیسٹ آپشن ہے۔ نمبر 15 ہے ہم سب سچائی، محنت، خلوص نیت اور لگن جیسی صفات کو اپنا کر اپنے وطن کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس جملے میں کس طرف اشارہ کیا گیا؟ ظاہر ہے یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ ساری جو اچھی چیزیں ہیں جو کہ انسان میں ہونی چاہیے، اور ساری چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ وہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپشن اے جو ہے وہ درست ہوگا، کیونکہ حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور وطن کا مطلب اپنے وطن سے محبت۔ نمبر 16 ہے متضاد الفاظ کے استعمال کا جملہ، متضاد الفاظ کے استعمال کا جملہ کیا ہے؟ وہ ہے جی زندگی ممکن اور ناممکن کے حصول کا امتزاج ہے، یعنی ممکن اور ناممکن دونوں چیزیں جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہیں۔ ہر طرف خوشبودار مہک پھیلی ہے، بچے خوش اور مسرور ہیں، یہ دونوں سیم مطلب والے ہیں۔ یہ کام کٹھن اور دشوار ہے، اب کٹھن اور دشوار دونوں کا مطلب سیم ہے، تو ہمارے پاس جو ہے درست جملہ جو ہے وہ یہ ہے آپشن اے، جس میں کیا ہے کہ زندگی ممکن اور ناممکن کے حصول کا امتزاج ہے، یعنی ممکن کا اپوزٹ کیا ہے؟ متضاد کیا ہے؟ ناممکن۔ اس میں نیکسٹ ہے جی ہمارا نمبر 17، آپ کے سامنے گاڑی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار گر پڑے، ایسی صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپشن سی آپ کو نظر آ رہا ہے، جلدی سے اٹھا لیں گے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نمبر 18، جن میں ہمت ہو تو وہ امن کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کوشاں ہے نا مطلب کوشش کرنا، اور دوسروں کو معاف کرنے سے نہیں گھبراتے۔ جملے کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی اس میں جو ہے وہ یہ کسی کہاوت ہے،
قول ہے, किसी की कही बात है, कहानी है या मजमून है. तो ये किसी की कही हुई बात है, उसको कौल कहा जाता है. नंबर 19 है, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए. जुमले में सिफ्त इस्तेमाल हुई है. अब सिफ्त जाती है, निस्बती है, अददी है या मिकदारी है. तो इसमें हमारे पास है सिफ्त मिकदारी. अब मैं आपको बताऊं कि क्यों. यहाँ पे लिखा हुआ मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, यानी क्वांटिटी के बारे में बताया गया. तो जिसमें किसी भी चीज की मिकदार हो वो होता है जी सिफ्त मिकदारी. नंबर 20 है, दिए गए अल्फाज के दुरुस्त अराब की निशानदही करें. अब दुरुस्त अराब जो है वो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको ऑप्शन बी में, जिसमें लिखा हुआ है हिफाजत. नंबर 21 है, जब अल्फाज या जुमले अपने लफ्जी मानों से गुजरकर कुछ और मानी दें तो उन्हें कहा जाता है क्या. वो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, वो क्या कहलाता है जी, मुहावरा. नंबर 22 है, मुरक्कब इजाफी की निशानदही कीजिए. अब मैंने आपको पहले भी बताया मुरक्कब इजाफी जो दो मुरक्कब के आपस में ताल्लुक को जाहिर करे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हंगामे जंग, आसूदे खाक, पीठ ना दिखाना, शाम सहर. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है, यानी कि हंगामे जंग. नंबर 23, दुनिया में बड़ी बड़ी इजादात होती हैं, जुमले में इजादात का वाहिद क्या है. अब यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी इसकी ऑप्शन, जिसमें आपको नजर आ रहा है इजादो, अजद, इजाद या अजद. ठीक है. अब इसमें उन्होंने पूछा है कि इसका वाहिद बताएं क्या है. तो वाहिद है हमारे पास ऑप्शन सी. नंबर 24 है जी, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं. मिस्र में अजीम तर क्वायद की रूह से क्या है, यानी ये जो लफ्ज है वो क्या है. सिफ्त निस्बती है, सिफ्त बास है, सिफ्त कुल है या सिफ्त अददी है. अब इसमें क्यों मैं कह रही हूँ इसको कि हमारे पास, अगर मैं आपको कहूँ गौर करें कि इसमें पहले भी शायद आपको बता चुकी हूँ, सिफ्त जो है वो इसमें कुल है हमारे पास, जो कि बेस्ट ऑप्शन है. और वो क्या है, सिफ्त कुल किसको कहते हैं, जिसमें किसी की खूबी को मजीद बढ़ा तक चढ़ाकर बयान किया जाए. जैसे कहते हैं वतन की मिट्टी अजीम है, अब हमने उसके साथ एक वर्ड लगा लिया तर. तो अजीम तर मतलब उससे भी ज्यादा जो है वो एक चीज को अहमियत देना, तो उसे हम कहते हैं सिफ्ते कुल, यानी मुकम्मल तौर पर जिसमें किसी की खूबी बयान की जाए. नेक्स्ट है हमारे पास, हर साल सैलाब की वजह से काफी नुकसान होता है, सैलाब से होने वाले नुकसान से बचाव मुमकिन है. यानी किस तरह हम सैलाब से बचाव कर सकते हैं, सड़कें बनाकर, पानी से बिजली बनाकर, डैम और बैराज बनाकर या सहरा बनाकर. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी है जी दुरुस्त. नंबर 26, जंग के तलाजमात की निशानदेही करें. वो नहीं, यानी वो चीजें चारों ऑप्शंस में चेक करें कि जो चीजें जंग के दौरान हमें सुनने में नजर आती हैं या देखने में नजर आती हैं वो क्या है. अब जंग में महाज, फौज, हथियार, खूनरेजी, कंप्यूटर, फाइलें, मेज, कुर्सियां, इनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं है. बच्चे, झूले, फूल, पौधे, ये तो पार्क से ताल्लुक है. असातिज़ा, तख्ता सियात, तलबा, किताबें, ये तो क्लासरूम से ताल्लुक है. तो इसका मतलब है हमारी ऑप्शन ए होगी, जिसमें जो है वो जंग में यानी महाज है एक, फौज वहां होती है, हथियार वहां यूज होते हैं, खूनरेजी होती है यानी लोग मारे जाते हैं या शहीद भी हो जाते हैं. नंबर 27 है जी, जल्जले की वजह से सैकड़ों लोग लुकमा अजल बन जाते हैं. जुमले में लुकमा अजल का मतलब क्या है. ठीक है, आपको वो तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जिसमें आपको फौरन पता भी चल जाता है. उसमें पहला जी, तंदुरुस्त होना, मौत का शिकार होना, परेशानी का शिकार होना और खुश होना. जाहिर है उसमें हमारे पास ऑप्शन बी आएगा, यानी कि मौत का शिकार होना. नेक्स्ट है जी नंबर 28, किसी चीज का बगैर कोशिश के इत्तफाकिया हाथ आ जाना के लिए जरबुल मिसल बोली जाती है क्या. बिल्ली के भागो छींका टूटा, उल्टे बांस बरेली को, गुड़ से मरे तो जहर क्यों दूं, तू डाल डाल में बात बात. ठीक है, अब इसमें क्या है जी हमारे पास ऑप्शन ए, यानी जब इंसान जो है वो उम्मीद ना कर रहा और इत्तफाकियन से उसके हाथ में जो है वो कोई चीज आ जाए. नंबर 29 जी, तीसरा लड़का, दूसरा आम और 5 किलो चावल, मिसालें हैं किसकी. अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि मतलब जिसमें जो है वो आप
किसी चीज की क्वांटिटी को शो करते हैं, मिकदार को शो करते हैं, तो उसे कहा जाता है सिफ्ते मिकदारी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, और उसमें भी आप जो है वो, जैसे मैंने लास्ट भी वीडियो में आपको बताया था कि इसमें हमारे पास जो है वो एक एमसीक्यू, उसके बाद मैं अबारत की तरफ आती हूँ। इसमें लिखा हुआ है जी, वो खुश्क को डैश का मालिक है, मुतजाद अल्फाज के एतबार से जुमले की दुरुस्त तकमील करें। अब खुश्क जो है, खुश्क का मुतजाद है तर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी दुरुस्त है। इसके बाद जो आगे आ रहा है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत ही आसान है उसको करना। आपके सामने पूरी अबारत लिखी हुई है, अबारत के अंदर से एमसीक्यूज दिए जाते हैं, और उसमें आपने अबारत के अंदर से देख के जो लफ्ज उसमें यूज हुआ है वो आपने उसको जो है वो टिक कर देना है, और इसमें बहुत आसानी से आप मार्क्स ले सकते हैं। पहला है जी, गुरबा और जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोग रहते हैं कहाँ? मदफून दिलों में, मुर्दा दिलों में, जिंदा दिलों में, या पोशीदा दिलों में? तो वो है जिंदा दिलों में। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब के मौजू पर कुतब लिखी कितनी? तो यहाँ पे आप साथ साथ देखते जाएंगे, आपने पहले इसको एक दो दफा पढ़ लेना है, फिर उसको नीचे एमसीक्यूज को मार्क करना है। आपने तिब के मौजूआत पर 200 से ज्यादा किताबें लिखी, तो अंडरस्टूड है कि आपका ऑप्शन जो है वो बी दुरुस्त होगा। फिर आप नीचे जाएंगे अगले एमसीक्यू की तरफ, और उसमें भी आप जो है वो अबारत को सामने रखते हुए देखेंगे, और वो है जी, अवामुन नास की खिदमत के लिए हकीम मोहम्मद सईद का कारनामा क्या है? यानी लोगों की खिदमत के लिए उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा किया था? और उसमें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हमदर्द फाउंडेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास है कि उन्होंने हमदर्द फाउंडेशन बनाई थी। नंबर 34, अबारत का मुनासिब उन्वान क्या है? यानी इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़े ना, तो इसमें हकीम मोहम्मद सईद के जो अवाम के लिए या आम लोगों के लिए खिदमात हैं वो बयान की गई हैं। तो इसमें आप देखें लिखा हुआ है हकीम मोहम्मद सईद की तसानीफ, हकीम मोहम्मद सईद बतौर हकीम, हकीम मोहम्मद सईद की गिरां कदर खिदमात, हकीम मोहम्मद सईद के मंसूबे। अब इसमें जो एक्चुअल है वो क्या है कि उनकी सारी खिदमात है, उन्होंने बुक्स भी लिखी, उन्होंने फाउंडेशंस भी बनाई, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आपने बिल्कुल गलत नहीं करने, क्योंकि इसके आंसर्स आपके सामने मौजूद होंगे, सिर्फ आपने पैराग्राफ को बहुत ज्यादा गौर से पढ़ना। नंबर 35 है जी, नौनिहाल का मानी क्या है? नौनिहाल का मानी बच्चा है। उसके बाद आपके सामने आ जाएंगे कुछ अशार। अशार में भी आपने उसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, बल्कि आपने आराम से पढ़ना है और गौर करके कि इसमें कहाँ कहाँ आपके जो है वो एमसीक्यूज का ऑप्शन मौजूद है। नंबर 36 है जी, मुगन्नी का मानी क्या है? यहाँ लिखा हुआ है, तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। यानी मुगन्नी कहते हैं गाने वाले को, ठीक है, गुलकार को। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ए है। फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास, दिए जलाओ किस चीज के? सदाकतों के, मोहब्बतों के, राहतों के, या नफरतों के? तो यहाँ पे आप, चूंकि मैंने अभी कहा कि आपने अशार को गौर से देखना है, इसमें आप ढूंढेंगे कि किस लाइन में इस बात का जिक्र हुआ है, तो आप ये देखें लिखा हुआ है, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा। तो सीधी सी बात है कि इसमें आपका एमसीक्यू जो है वो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ऑप्शन ए। फिर अगले पे आप चले जाएंगे, तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है। मिस्र में शायर ने पैगाम दिया है किस चीज का? तेरी हिफाजत, यानी वतन की हिफाजत की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है वतन की हिफाजत। हम अपने वतन की मिट्टी को कैसा बना रहे हैं? तो इसमें अगर आप मुख्तलिफ इसमें देखते हो अशार में, तो यहाँ पे भी देखें, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त जवाब में शामिल है। नेक्स्ट है जी, नज्म के शायर कौन है? अब इसमें आप लोगों ने उसमें याद रखना है कि यहाँ पे मसरूर अनवर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जिसमें आप जो है वो इसका थोड़ा सब्जेक्टिव पोर्शन भी देखें
کہ آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ آپ کے لیے کس طرح کے کوشچنس پیپر میں آ سکتے ہیں اور آپ نے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. اس میں آپ کے سوالات کے جوابات ہیں، پھر آپ کے یہ غلط فکرات کی درستی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس طرح کے جو کوشچن ہیں جس میں یہ صرف ایک ورڈ سے آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے اور آپ کو مارکس مل جانے، اس کو آپ نے کبھی بھی غلط نہیں کرنا. جیسے لکھا ہے نا، ہمیں ہمت کو نہیں ہارنا چاہیے. اب اس میں کو کا استعمال نہیں ہوتا. اگر آپ نے بہت تفصیل میں نے اور کو کا استعمال پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کو نہیں آنا، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو اس میں یعنی آسان ہے تو آپ آرام سے اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر نیچے خلاصے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ خط ہے اور اس میں درخواست ہے، پھر آپ کے جو ہے وہ 2 مضامین ہیں جس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہ آج کی یہ ویڈیو ہے اور اس میں آپ نے جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں، ایم سی کیوز بتائے ہیں، آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے غور سے دیکھنا ہے. اچھا جی، ہمارا آج کا اگلا جو ہے وہ ایم سی ٹیسٹ نمبر 3، جو کہ میں آپ کو اس میں بھی مختلف قسم کے ایم سی کیوز بتاؤں گی. بیٹا آپ لوگوں نے اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ لوگ تمام ایم سی کیوز کو اچھے انداز سے کریں گے، نہ صرف ان کی آپشنز پہ غور کریں گے بلکہ جو ایم سی کیو کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی غور سے دیکھیں گے. تو اس میں ہمارا جو ہے وہ آج کا پہلا جو ایم سی کیو ہے وہ ہے جی مترادف الفاظ کا جوڑا کیا ہے. یعنی اس میں کون سے 2 لفظ ہیں جو مترادف ہیں. مترادف مطلب جن کا مطلب سیم ہے. تو یہاں پہ پرندہ اور طائر دونوں کا مطلب سیم ہے. دور اور زمانہ دونوں کا مطلب ایک جیسا ہے. سنگ دل اور ظالم یہ بھی دونوں ایک جیسا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو مترادف الفاظ کے لیے آپشن ہے، انہوں نے کہا کہ کس آپشن میں مترادف الفاظ ہیں، تو یہ ساری ہی آپشنز میں ہیں. تو ہم یہاں پہ اس کو ٹک کر دیں گے مذکورہ تمام، یعنی جن کا ذکر یہاں پہ ہو چکا ہے وہ تمام آپشن جو ہے وہ درست ہے. نیکسٹ ہے جی نمبر 2، اردو میں الف سے یہ تک حروف تہجی کی ترتیب کیا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم لکھیں گے ہماری جو بی آپشن ہے وہ درست ہے. نمبر 3 ہے عام بول چال کے لحاظ سے درست جملہ کیا ہے. میری جوتی ٹوٹ گیا، اس کی املا درست ہے. آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے. عام آدمی سادگی سے رہنا پسند کرتا ہے. تو آپ آپشن سی کو لگائیں گے کہ آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے. نمبر 4 اشعار میں زبانی الفاظ کا استعمال کہلاتا ہے کیا ہے. وہ ہے جی ہمارا آپشن بی. نیکسٹ ہے جی نمبر 5 درست اعراب کا تلفظ کیا ہے. وہ ہے ہمارا آپشن بی نشان. نمبر 6 ہے عربی کے ہے یا تے پر ختم ہونے والے زیادہ تر اسم کیا ہیں. یعنی ہے اور تے جیسے ہم کہتے ہیں نا عورت، تو وہ کیا ہے مونس ہے. تو وہ زیادہ تر اسم جو ہے اور تے پہ ہوتے ہیں وہ ہے ہمارے مونس. تو ہماری آپشن اے جو ہے وہ درست ہے. پھر آ جائیں آپ اگلے ایم سی کیو کی طرف، اور اگلے ایم سی کیو میں ہمارے پاس ہیں جی تذکیر و تانیث کے مطابق درست جملہ کیا ہے. یعنی جس میں مذکر اور مونس کا صحیح استعمال ہوا ہو. تو آپ اس میں پڑھیں گے میرے دوست کا محل بڑی ہے، ہم تمہارے گھر گیا تھا، ہم نے نماز پڑھ لیا ہے، میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن جو ہے ڈی ہے، جس میں جوتا اور ٹوٹ گیا ہے یعنی مذکر کے مطابق جو ہے وہ صحیح اس کو استعمال کیا گیا. نمبر 8 ہے زومانی الفاظ کے استعمال کا درست جملہ کیا ہے. زومانی جو دوہرے میننگ رکھتے ہوں، یعنی مختلف الفاظ لکھے بھی ایک طرح سے سم ٹائم جاتے ہیں لیکن ان کا میننگ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ جو بیسٹ آپشن ہے وہ کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ سارا پڑھتے ہیں ساری آپشنز کو، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں تقریباً جو ہے وہ آپشن اے درست ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں. یہاں پہ ورڈ تھا زومانی الفاظ، وہ الفاظ جن کا دوہرا مطلب ہو. تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سونا پہن کر سونا،
चोरों को दावत देने के मुतरादिफ है, यानी सोना यहाँ पे गोल्ड को कहा गया है, यानी सोना पहनकर सोना, ये सो जाना, तो चोरों को दावत देने के, तो ये इसमें एक सोना गोल्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है और दूसरा जो है वो नींद के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ऐसा यानी दो मीनिंग मिले इस्तेमाल, तो यहाँ पे अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं उन्हें ज़ुमानी अल्फाज कहते हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए दुरुस्त है। नंबर 9 है जी, इस जगह की लंबाई चौड़ाई बराबर है, जुमले में मुतजाद अल्फाज की निशानी, यानी इस पूरे जुमले में कौन से मुतजाद अल्फाज हैं, आपको साफ नजर आ रहे हैं, लंबाई और उसका मुतजाद क्या है, चौड़ाई, तो हमारे पास बी ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 10 है, मिलाते के काफिये की फहरिस्त बनाएं, यानी मिलाते ये वर्ड है, काफिया कहते हैं हम आवाज अल्फाज को, तो इसमें हमारे पास जो है वो इन चारों ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है जिसमें मचाते, दिखाते, मिटाते, यानी उसी आवाज में जो है वो ये अल्फाज भी बोले जा रहे हैं। उसके बाद है हमारे जी अदा का दुरुस्त लफ्ज क्या है, मतलब इसमें अब क्या है कि इसमें जो असल चीज पूछी गई है वो जैसे कहते हैं ना अदा, तो उससे रिलेटेड सही लफ्ज क्या है, अब बाकायदगी है, जिंदगी है, संजीदगी है, यहाँ पे अदायगी है, ठीक है, तो आपने इसको जो है वो दुरुस्त करना है, यहाँ लफ्ज थोड़ा सा गलत है लेकिन आपने उसको सही तरीके से मार्क करना है। अगला है जी असर का मतलब वक्त, और असर का मतलब क्या है, मतलब ये असर तो है वक्त मतलब, और इसमें जो है वो क्या है, तो उसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर है जी नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 13, खामोशी अजल क्वाइद की रूह से क्या है, दो लफ्जों का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो इसमें दुरुस्त होगा। नंबर 14 है जी, फसल की दुरुस्त जमा क्या है, सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो गई, चावल की अफसाल कटाई के लिए तैयार है, शहर की फसील बहुत बुलंद है, बारिश ना होने से तमाम फसलात, अब ये लफ्ज गलत है, ठीक है, इसमें भी गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो सही इस्तेमाल है वो है ऑप्शन ए, यानी कि फसल की जमा फसलें। नंबर 15 है जी, अलिफ बे की तरतीब के मुताबिक धड़कन के बाद लफ्ज आएगा क्या, यानी ये धड़कन है, तो हमने देखना है कि जी हमारा उसके हे के बाद कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं अलिफ बे की तरतीब से, तो हमारे पास ऑप्शन ए में है दुनिया। इसके बाद नंबर 16 है, अस्मा और ज़माइर के लिहाज से दुरुस्त जुमला क्या है, उसमें मेरा किताब मेज पर पड़ा है, उसने लड़के को खिलौना दी, हमने खाना खाया, ये तोहफा तुमको पसंद आया, ठीक है। अब इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर हम ये कहें कि इसमें सही जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल, ये तो तोहफा तुमको पसंद आया है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास है जी ऑप्शन सी, हमने खाना खाया। नंबर 17, देखते ही देखते काले और स्याह बादलों के टुकड़े तैरने लगते हैं, ये मंजर किस मौसम का है, तो जाहिर है कि ये मौसम कौन सा होता है, मौसम बरसात, यानी जिसमें बारिशों का सीजन होता है और बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसकी मंजर निगारी की गई है इसमें। फिर है जी ज़ुमानी अल्फाज के इस्तेमाल का जुमला, ज़ुमानी यानी दो मीनिंग वाले इस्तेमाल, अभी हमने पढ़ा था, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ है आलम की मौत होती है, अब देखें इसमें आलम इल्म रखने वाला, और ये आलम क्या है, पूरी जहां, पूरी दुनिया, तो यहाँ पे दोनों एक तरह से लिखे जा रहे हैं लेकिन माइनर से डिफरेंस से उनका जो है वो मतलब चेंज आता है। नंबर 19 है, आपके शहर में शदीद जल्जला आ जाने की सूरत में आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, तो आप इसमें चेक करेंगे कि परेशान हो जाएंगे, आसाब खो देंगे, खुद को बचाएंगे या दूसरों की मदद करेंगे, तो जाहिर है आप इसमें ऑप्शन डी को चूज करेंगे। नंबर 20, इस मौसम में घास और पौधों की अफजाइश रुक जाती है, जुमले में अफजाइश का मुतरादिफ, अफजाइश कहते हैं किसी चीज का बढ़ना, ठीक है, तो इसमें दुरुस्त जवाब है इजाफा, बढ़ोतरी, फरावानी या तमाम दुरुस्त है, ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपकी ऑप्शन बी। नंबर 21 है जी, मुस्ततील का दुरुस्त तलफ़ुज़, यानी जिसमें आपको लगे कि इसमें ज़ेर ज़बर पेश जो है वो सही तरीके से लगाया गया है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन ए में।
फिर नेक्स्ट है जी हमारा नंबर 22, ऐसे अल्फाज जो बोलने में तो एक जैसे हों मगर उनके मानी मुख्तलिफ हों मुतशाबा अल्फाज डैश कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, वो कौन से जो एक जैसे हों यानी मानी मुख्तलिफ हों लेकिन वो मिलते जुलते हों तो उनको क्या हम कहते हैं बिल्लिहाज आवाज, यानी उनकी आवाज सेम होती है लेकिन वो ऐसे लगता है कि जैसे हम जो है वो उनको बोलने में एक अंदाज से बोलते हैं। नंबर 23 है जी, दुरुस्त इमला का जुमला कौन सा है। अब इसमें आपने गलती नहीं करनी क्योंकि ये जुमले जरा बड़े लिखे हुए हैं, आपने इनमें गौर करना है कि लफ्ज गलत क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार, यहाँ पे लिखा हुआ है नियामतों से नवाजा है, तो नियामतों ऐसे नहीं होता, नेमतों वर्ड होता है, तो यहाँ पे गलत है। आगे चलते हैं, सब्जियों और फलों की पैदावार का इन्हिसार जमीन की जरखेजी। अब आप क्या करेंगे, अगर आप जल्दी में इसको पढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा ये ठीक है, लेकिन ये जो इन्हिसार वर्ड है ये इसमें सीन नहीं यूज होता, स्वाद यूज होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारी ऑप्शन गलत है। नंबर सी है जी, पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से बेहतरीन जगह पर वाकई। यहाँ पे जुग्राफियाई नहीं होता बल्कि जुग्राफियाई होता है, गाइन यूज होता है। नंबर डी है, हर तरफ उदासी का आलम था, तो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन डी। नंबर 24 है, मुतशाबा अल्फाज पर मुश्तमिल जुमले की निशानदही करें, यानी कि जिसमें मिलते जुलते अल्फाज हों। अब इसमें अगर आप चारों ऑप्शंस देखो कि जिसमें आपको लगे कि मिलते जुलते अल्फाज हैं वो क्या हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर इन चारों को हम देखें तो इसमें कहीं भी चारों ऑप्शंस में से एक भी दुरुस्त नहीं है। समटाइम पेपर में ऐसा होता है कि अगर कोई भी जवाब नहीं है तो फिर उसमें आप जो भी मार्क करते हैं आपको उसका जवाब जो है वो आपको उसके मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। नंबर 25 है जी, स्वाय जमीन के तमाम सियारों, सितारों और पहाड़ों के नाम क्या हैं, तो वो है मुज़क्कर। नंबर 26, दुरुस्त अलिफ बे की तरतीब क्या है जी, यानी उसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन ए है, और वो क्यों है, जंगल है, जग है, जमील है, जमाल है, यानी गाफ लाम मीम नून की तरतीब से अगर देखे जाए तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है नंबर 27, दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदही करें, यानी कौन सा लफ्ज है जो सही तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है और उसको हिज्जों के साथ किस तरह पढ़ते हैं सही तरीके से, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन ए है जिसमें आप देखोगे वर्ड है तफरीक, तो उसके हिसाब से जो है वो हमारे यहाँ पे हिज्जे भी इस्तेमाल किए गए। नंबर 28 है, नाराज से बनने वाला दुरुस्त लफ्ज क्या है, तो वो है हमारा नाराजगी। फिर है जी हमारे पास नामवर के मुतरादिफ का जुमला क्या है, यानी नामवर का मतलब होता है बहुत मशहूर होना, तो उसका उन्होंने कहा है कि जी ऐसा जुमला देखें जिसमें उसका मुतरादिफ इस्तेमाल, यानी नामवर से ऐसा लफ्ज जिसका मतलब सेम हो, यानी मशहूर होना। वो गुमनामी की जिंदगी गुजारा था, इसमें कोई वर्ड नहीं आ रहा। फैज अहमद फैज एक मशहूर शायर है, अभी मैंने बताया कि नामवर का मतलब क्या होता है, मशहूर। अब उसको कोई नहीं जानता, वो अपने मकसद में नाकाम रहा, तो हमारे पास जो है वो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी में। फिर है जी नेक्स्ट, आप हम चलते हैं आगे और उसमें है हमारे पास नंबर 30, हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं क्या। वो अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो क्या कहते हैं जी, काफिया। अब फिर आगे अबारत है, अबारत में से गौर से उसको पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आपने जवाब देना है और कोशिश करना है कि इन एमसीक्यूज को खुद से ना टिक कर दें, बल्कि जो यहाँ पे इस इबारत में आपको नजर आ रहे होंगे अल्फाज, आपने वो जो इस्तेमाल करने। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि करप्शन का लफ्ज हमेशा इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, तो अगर आप ये कहो ना यहाँ पे कहाँ है, तो ये देखें करप्शन का लफ्ज हर जुबान, मुल्क और मुआशरे में घिनौने और मनफी कामों के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा मनफी का मतलब, अब लफ्ज जो है वो सिर्फ उसका आसान मीनिंग लिखा हुआ है, मनफी का मतलब होता है बुरे कामों के लिए। नेक्स्ट है जी नंबर 32, अबारत के पेश नजर मुल्क कौम की तरक्की के लिए जरूरी है क्या। अब इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं।
जब भी कोई पैराग्राफ होता है ना तो उसमें देखा करें कि इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में करप्शन के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी, करप्शन का खात्मा। नंबर 33 है जी, इसमें है जी, करप्शन की बदौलत कोई मुल्क क्या है, तरक्की करता है, मसाइल हल करता है, खोखला होता है या मजबूत होता है। यानी खोखला हो जाता है, यानी जिस मुल्क में करप्शन होती है वहां पे तरक्की का सवाल ही पैदा नहीं होता। तालीम और तरबियत से खात्मा मुमकिन है किस चीज का, यानी अगर किसी मुल्क में तालीम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाएगी तो उससे जो है वो उसकी क्या चीज खत्म हो जाएगी, वो हो जाएंगी जी हमारी समाजी बुराइयां। क्योंकि अगर हम यहाँ पे पूरी लाइन को भी देखते हैं तो आपको जो है वो ये चीज नजर आ जाएगी कि तालीम एक ऐसी चीज है जो मुआशरती बुराइयों को खत्म कर देती है। फिर है हमारे पास 35, अबारत का मुमकिना मौजू क्या है, यानी आपके ख्याल में इस पूरी इबारत का टॉपिक क्या होना चाहिए। तो इसमें बदमिजाजी है, बदनवानी है, बेरहमी है, बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पे बदनवानी यानी करप्शन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अशार हैं जी। अशार में फिर आपने उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि आपने उन अशार को सामने रखते हुए एमसीक्यूज के लिए ऑप्शंस को चूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जी, लफ्ज सहल के मानी क्या है। हम कहते हैं कि ये काम उसके लिए बहुत सहल, आसान। तो यहाँ पे मीनिंग पूछा है तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका मीनिंग क्या है, आसान। नंबर 37 है, उम्मीद के नगमे छेड़ दो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइन आपको कहाँ नजर आ रही है। तो ये देखें, मायूसियों में छेड़ दो नगमे उम्मीद के। तो इसका मतलब है हमारी ऑप्शंस में क्या होगा, मायूसियों, मजबूरियों, खुशियों या पाबंदियों। तो वो आएगा जी मायूसियों। नेक्स्ट है जी, शायर ने टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दो से सबक दिया है किस चीज का। तो वो क्या है, यानी टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ दो। वो ऑप्शंस में आपको साफ नजर आता है, दूसरों की मदद और मोहब्बत करना, मायूसी फैलाना, अपना काम सिर्फ खुद करना, अपने जज्बात छुपाना। तो वो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है कि जिसमें कहा गया दूसरों की मदद और मोहब्बत करना। नेक्स्ट है, नज्म में सबसे ज्यादा उजागर की गई सिफ्त क्या है, यानी जिस चीज को सबसे ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट किया गया। अगर मैं आपको ये पैराग्राफ दिखाऊं, इस पूरे पैराग्राफ में हर जगह आपको देखो ये नजर आएगा, आगे बढ़ो, रुको नहीं, यानी टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ो। यानी हर चीज में जो है वो आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी कि जिसमें आप लोगों को उम्मीद की तरफ लेकर चलते हैं। यानी यहाँ पे लिखा ना, मायूसियों में छेड़ दो नगमे उम्मीद के। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जहां इंसान को हौसला अफजाई की जा रही है इंसान की, और उसको उम्मीद की तरफ जो है वो रागिब किया जा रहा है। तो वो है हमारे पास ऑप्शन बी। फिर है जी नेक्स्ट, शायर के नज्म के शायर कौन है। तो वो आपके हैं यहाँ पे जी अख्तर शेरानी। तो इस तरह से आपके ये जो कुछ और एमसीक्यूज हो गए हैं इनको आपने देखना है। इसका मैं आपको सब्जेक्टिव पोर्शन भी दिखा रही हूँ, आप वो भी देखते जाइएगा ताकि आप लोग जो है वो फिर उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और कोशिश करें कि अपना पेपर, ख़ास तौर पे जब आप उर्दू का पेपर करते हैं, उसमें आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आपका जी सारा पेपर है सब्जेक्टिव, और इसको आप एक दफ़ा देख लें। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा जो है वो पेपर करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। तो अपना ख्याल रखें और अपना अच्छे अच्छे एग्जाम, अपने इम्तिहान की तैयारी करें ताकि अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को जो है वो क्लास 8 के जितने भी लोग हैं उनको हम डिफरेंट वर्जन के बारे में बताने जा रहे हैं। और इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके MCQs। तो आपके MCQs अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं।
آج کے آپ اس ورژن میں آپ جو MCQs کریں گے وہ مختلف ہیں، اور ان میں کچھ گرامر سے ریلیٹڈ بھی ہیں، کچھ اور بھی چیزیں اس میں ہیں، تو آپ نے غور سے اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا MCQ ہے وہ ہے ہمارا محاورہ 3 حرف بھیجنا کے درست استعمال کا جملہ کیا ہے۔ یعنی یہ جو محاورہ ہے ہمارا، انہوں نے کہا ہے کہ کس جملے میں اس کو بہتر انداز میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے پہلی آپشن ہے، غصے میں آ کر میں نے اس پر 3 حرف بھیجے۔ 3 حرف بھیجنا یعنی کسی کو برا بلا کہنا، لعن طعن کرنا۔ دوسرا ہے جیت کی خوشی میں علی نے 3 حرف بھیجے۔ ماں نے بچے کو پیار سے 3 حرف بھیجے۔ استاد نے محنتی شاگرد کو 3 حرف بھیجے۔ تو اس میں ہمارا جو بیسٹ آپشن ہے وہ ہے ہماری آپشن اے، یعنی غصے میں آ کر میں نے اس پر 3 حرف بھیج دیے۔ نمبر 2 ہے درست اعراب کی نشاندہی کریں۔ اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے، اب آپ جیسے لفظ بولتے ہیں ویسے ہی اس کے اعراب لگتے ہیں، جیسے تابش ہے، عقیدہ ہے، فضا ہے، عرفان ہے۔ اس میں ہمارے جو بیسٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی ہمارا نمبر 3، اور نمبر 3 میں ہمارا ہے کسی بھی نر جنس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیا۔ مطلب کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمارے جو ہے وہ اگر ہم فیمیلز کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ مونس کا صیغہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میل ممبرز کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ ہم مذکر کا صیغہ یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی بھی نر جنس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ ہے ہمارے پاس درست جواب میں مذکر۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 4، متشابہ الفاظ کے استعمال کا جملہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں بتایا کہ متشابہ الفاظ کے ملتے جلتے الفاظ، یعنی وہ لکھے مختلف انداز میں جاتے ہیں، ان کا بولنے کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے، ان کے میننگ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بولنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید وہ ہم اس کو ایک ہی انداز میں بول رہے ہیں۔ تو یہاں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا جملہ ایسا ہے جس میں متشابہ الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ہے میں اپنی عرض کی حالت بہتر کرنے کے لیے عرض گزار ہوں۔ اب اس میں دوسرا ہے جی اللہ تعالیٰ اس عرض و سما کا مالک ہے۔ تیسرا ہے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چوتھا ہے پاکستان کی ارض بہت زرخیز ہے۔ اس میں جو ہماری بیسٹ آپشن ہے وہ ہے ہماری آپشن اے۔ اس میں آپ دیکھیں ارض اور ارض گزار۔ اب یہ ارض جو ہے اس کا مطلب ہے زمین، اور یہ ارض کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا۔ دونوں ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی انداز میں بولے جا رہے ہیں، لکھے الگ الگ جا رہے ہیں، ان کے میننگ بھی الگ ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو ہماری آپشن اے جو ہے وہ درست کنسیڈر ہوگی اس میں۔ اس کے بعد ہے ہمارا اگلا نمبر 5، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو لغوی معنی کی بجائے مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو اپنے اصل معنی کی بجائے مخصوص معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورہ، ضرب المثل، روایت یا مقولہ۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ آپشن اے کو لیں گے، وہ کیا ہوتا ہے جی ہمارا محاورہ۔ نیکسٹ ہے ہمارا نمبر 6، سبحان اللہ کیسی خوبصورت گائے ہے۔ سبحان اللہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اگر ہم آنسرز کو دیکھیں تو اس میں غور کرنا ہے کہ حروف فجائیہ ہے، حروف جار ہے، حروف علت ہے یا حروف نفری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اس کا جو بیسٹ آپشن ہے وہ ہے حروف فجائیہ۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ حروف فجائیہ کیا ہے، یعنی وہ الفاظ جو کبھی ہم حیرت یا جو تعجب پر جو وہ بولتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے حروف فجائیہ۔ تو اس میں جیسے فرض کرو لکھا ہوا نا سبحان اللہ کیسی خوبصورت گائے ہے، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ واہ آج کتنا خوبصورت موسم ہے، یا کچھ بھی آپ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 7، اور وہ ہے ہمارا کہ شاعر، مکرم، ضعیف، شیخ کے بالترتیب مونس کیا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے 4 الفاظ دیے،
अब आपने जल्दी में इस एमसीक्यू को इस तरह से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चारों ऑप्शंस में आपको किसी ना किसी वर्ड का जो है वो मोनस नजर आएगा, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि बिल तरतीब, यानी तरतीब के लिहाज से कौन से। जैसे यहाँ पे शायर है तो आप देखें कि सबसे पहला जो है वो शायर का मोनस कहाँ है, जैसे यहाँ शायरा है। मुकर्रम का मोनस कहाँ है, मुकर्रमा है। ज़ईफ का मोनस क्या है, ज़ईफा। शेख का मोनस क्या है, शेखानी। अब जब आप इसको बाकी ऑप्शंस में देखते हैं तो क्या ये तरतीब से हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन सारी बाकी ऑप्शंस में वो तरतीब नहीं है जो ऊपर आपको नजर आ रही है, तो इसलिए तरतीब के लिहाज से हमारी ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट है जी नंबर 8, दुरुस्त मुहावरा क्या है। यानी कि यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 6 चांद लगाना, 3 अल्फाज भेजना, अपना साज अलापना, या उल्टी गंगा बहाना। तो इसमें हमारा मुहावरा जो है वो उल्टी गंगा बहाना जो है वो दुरुस्त मुहावरा है। नेक्स्ट है नंबर 9, अल्लाह अल्लाह ला हौला वला कुव्वता हाशा वकल्ला, मसालें किसकी हैं। अब इसमें अगर आप ये देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, यहाँ पे आपने नंबर 6 में पढ़ा था हरूफ फिजाया, कि यानी वो अल्फाज जो अचानक हमारे मुंह से कहीं किसी न किसी मौका पर निकलते हैं। तो यहाँ पे ये वही अल्फाज हैं जो हम जो है वो अचानक किसी भी मौका पर हमारे मुंह से निकलते हैं, तो वो ऑप्शन बी में यानी हरूफ फिजाया है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, वो है नंबर 10, मुतरादिफ अल्फाज का जोड़ा क्या है। अब इसमें मुतरादिफ कहते हैं वो अल्फाज जिनके एक जैसे मानी हो। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सरकेल, सरदार, फिर शुजात और जुर्रत, फिर रजा और खुशनुदी, और एंड वाली ऑप्शन है मजकूरा तमा। तो इसमें जो है अगर आप ये देखो कि चारों में अगर आप कोई कौन सी ऑप्शन है कि जिसमें अल्फाज के मतलब जो है वो सेम है, तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये चारों ही ऐसे हैं जिनमें जो है वो उनका मतलब जो है वो सेम है। नंबर 11 है, अपने भाई के साथ तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है, इस जुमले का ताल्लुक है किस से। ठीक है, ये हदीस है, कहावत है, जरबुल मिसल है, या कौल है। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, हदीस है। नेक्स्ट है, जब कोई शख्स हमें बुरा भला कहे, गालम गलोच करे, तो हमें करना चाहिए क्या। यानी हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसमें, और उसमें एक ऑप्शन क्या है कि जी हमें गुस्सा और लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई और धक्कम पेल करनी चाहिए, सख्ती का मुजाहरा करना चाहिए, या बर्दाश्त करना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। यानी कि स्टेटमेंट देखो कि जब कोई शख्स हमें बुरा भला कहे, गालम गलोच करे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारे पास बेस्ट है कि हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 13, मुहावरा अपने मुंह मियाँ मिठू बनना का मफहूम क्या है। यानी अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, ला कानूनियत, सिर्फ अपनी बात करना, अपनी तारीफ करना, या बुरा भला कहना। अब इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी अपनी तारीफ करना, जैसे यानी खुद से अपनी ही खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना और अपने लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना। नंबर 14 है, ताज्जुब का इजहार करने के लिए बोले जाने वाले हरूफ क्या कहलाते हैं। यानी अगर हम ये कहते हैं ना कि हमें हैरानी और ताज्जुब का इजहार, तो वो हमने पहले भी ग्रामर में पढ़ा हुआ है, वो है हमारे हरूफ इस्तिजाबिया। नंबर 15 है, मोनस के इस्तेमाल का जुमला क्या है। यानी वो जुमला जिसमें मोनस का इस्तेमाल हुआ, जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, ये मेज बहुत पुरानी हो चुकी है, हर काम में एतदाल रखो, मेरा कलम तुम्हारे पास है। अब आप देखें, मेरा कलम साफ नजर आ रहा है, ये मुजक्कर है। हर काम में एतदाल रखो, ये भी मुजक्कर है। ये मेज पुरानी हो चुकी है, पुरानी यानी मेज का मतलब, इसका मतलब है कि ये क्या है, मोनस है। हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। ठीक है, अब इसमें भी जो है वो मोनस नहीं है, तो इसका मतलब है हमारी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त क्या है, ये मेज बहुत पुरानी हो चुकी है। नंबर 16,
कवायद की रूह से मुरक्कब जुमला क्या है? मुरक्कब आपको मैंने पहले भी डेफिनेशन भी बताई हुई है, अब मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि मुरक्कब अल्फाज जो होते हैं या जुमले वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा जुमलों को जो है वो इकट्ठा किया जाए या अल्फाज का मजमुआ जो है उसे मुरक्कब कहते हैं। तो इसमें देखें लिखा हुआ है पहली ऑप्शन में, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। उस्ताद सबक पढ़ा रहा है, ये सिंपल जुमला है। सूरज मशरिक से निकलता है, इसमें भी सिंपल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब अगर हम ये कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज या मुख्तलिफ जुमलों का जो मजमुआ है उसे मुरक्कब कहते हैं। तो इस जुमले में अगर आप देखें कि इसको हम अगर कहते हैं कि ये दुरुस्त है, तो क्यों? कि इसमें देखें, अगर तुम मेहनत करोगे, यानी एक जुमले का एक हिस्सा ये है और दूसरा क्या है, तो कामयाब हो जाओगे। तो इसका मतलब है दो हिस्सों को मिला के जो है वो क्या बन गया, मुरक्कब जुमला। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 17, और हमारे पास 17 में क्या है जी, दरमान का हम काफिया क्या है, यानी हम काफिया जो हम आवाज हो, एक आवाज में जो है वो बोले जाते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट ऑप्शन है अरफान, दरमान, सामान या मजकूरा तमाम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो ये सब के सब जो है वो दुरुस्त हैं, क्योंकि सारों को एक ही अंदाज में बोला जा रहा है। नंबर 18, तमाम पहाड़ों, समंदरों और दरियाओं के नाम बोले जाते हैं किसमें? यानी अगर हम ये कहें कि जी इसको हम जो है वो किस में बोलते हैं, हम इनको मोनस में यूज करते हैं, वाहिद में, जमा में या मुजक्कर में। तो अब अगर आप पहाड़ों को देखते हैं ना, हम कहते हैं ये पहाड़ बहुत बड़ा है, या ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, ये समंदर बहुत बड़ा है, ये समंदर बहुत गहरा है। ठीक है, इसी तरह दरियाओं, तो वो हम उसमें तमाम इन जो समंदर, पहाड़ और दरिया है, इनको हम जो है वो मुजक्कर के उसमें अंदाज में बोलते हैं। नंबर 19, ऐसे अल्फाज जो इमला या आवाज के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों कहलाते हैं क्या? यानी कि अगर हम ये कहें कि वो क्या कहलाते हैं, कि यानी जो लिखा हुआ है कि जो इमला या आवाज के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते, तो उसमें मैंने आपको पहले भी अभी कहा था, मैंने ऊपर एग्जांपल भी हमने एक दो एमसीक्यू में दी कि वो कौन से होते हैं जी, मुतशाबा अल्फाज, यानी जो एक अंदाज से लिखे जाते हैं और लगा हमें बोलने में ऐसे लग रहा है कि वो लिखे भी सेम अंदाज में जाएंगे, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 20 जी, दुरुस्त आराब पर मुश्तमिल लफ्ज क्या है? तो इसमें अगर आप सारे वर्ड्स पर गौर करें, इसमें हमारे पास जो है वो जो ऑप्शन ए है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट है नंबर 21, और वो क्या है, अल्फाज की तकरार के हवाले से दुरुस्त जुमला क्या है? अल्फाज की तकरार कहते हैं वो जुमला जिसमें कोई लफ्ज या कोई दो या दो से ज्यादा लफ्ज या एक लफ्ज भी बार बार आया हो। तकरार कहते हैं किसी चीज का बार बार आना। यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं, वो डर कर भाग गए, वो दियो आगे कहते हुए भाग गए, बादशाह पहले ही भाग चुका था, तमाम सिपाही डर कर भागे। तो इसमें आप देखें कि वो जुमला जिसमें दो लफ्ज बार बार आए हैं वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है जी नंबर 22, मुहावरा मुकम्मल करें, शर्म से डैश हों। ऑप्शन ए है ठंडा ठंडा, पानी पानी, बर्फ बर्फ या बाग बाग। तो इसमें होना दुरुस्त जो जुमला है इसको कहते हैं जी, मुहावरा है शर्म से पानी पानी होना, यानी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। नंबर 23, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने वालों से खंदा पेशानी से पेश आते। जुमले में खंदा पेशानी का मुतरादिफ क्या है? अभी मैंने ऊपर भी एक आपको एमसीक्यू में बताया था बेटा कि मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं जिनका मतलब सेम। अब इसमें आप गौर करो, खंदा पेशानी से यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि वो सब लोगों से खंदा पेशानी से पेश आते थे। तो आपको पहली बात है कि उसी से अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसमें क्या है जी, खुश अखलाक, बदमिजाज बिल्कुल नहीं हो सकता, अजनबियत बिल्कुल नहीं, बेजार बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे
खंदा पेशानी यानी अच्छे अंदाज से पेश आना, तो उससे मुतरादिफ अल्फाज, उससे मिलता जुलता लफ्ज जिसका मतलब सेम हम ले सकते हैं खंदा पेशानी के मानों में, तो वो है हमारे पास खुश अखलाक। दुरुस्त इमला का जुमला क्या है? अब इसमें लिखने में कौन सा वर्ड गलत है, आपने इसको बड़े ही आराम से पढ़ना है, गौर से देखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में नंबर जो है वो बहुत ज्यादा अगर अच्छे आ जाए तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें आप गौर करें, ऑप्शन ए में है अल्लाह अकबर कैसा शदीद तूफान है। अब अगर इसमें आप मिस्टेक देखेंगे तो यहाँ पे तूफान जो है वो ते से लिखा हुआ है, हालांकि तूफान तोए से होता है। मैंने अपने वालिद से अर्ज की, अब ये अर्ज, इस अर्ज का मतलब तो होता है जमीन, तो यहाँ पे आना चाहिए आइन वाला अर्ज, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, आपने जल्दी जल्दी में इसको नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे वर्ड औरतें लिखा हुआ है अलिफ से, हालांकि वो आइन से होता है। नेक्स्ट वाला जी, उन्होंने लोगों को मुखातिब किया, तो अगर मैंने आपको तीनों बताया कि तीनों में मिस्टेक्स हैं, तो हमारे लिए जो दुरुस्त इमला यानी जिसपे तमाम अल्फाज जो है वो सही लिखे हुए हैं, वो है हमारे पास जी ऑप्शन डी। नंबर 25, मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल का जुमला, फिर वही आ गया कि मिलते जुलते अल्फाज। तो इसमें है जी, महफिल में जिक्र और फिक्र की कदर है, बुलंद बाला अमारत से ताजर की अमारत झलकती है, इस आदमी की अवाम और ख्वास में पजीराई है। उसके बाद है जी, हमें हलाल और हराम की पहचान होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि लिखा हुआ है उन्होंने कि मुतशाबा अल्फाज, मिलते जुलते अल्फाज, तो जो ऑप्शन बी है उसमें अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है बुलंद वाला अमारत से ताजर की अमारत। इस अमारत, ये अमारत है यानी बिल्डिंग, और इस अमारत को कहते हैं अमीर होना। तो दोनों सेम अंदाज में बोले जा रहे हैं, लेकिन मतलब दोनों का मुख्तलिफ है। नंबर 26, वो हरूफ जो किसी की तारीफ में बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं? वो तहसीन कहलाते हैं, तासुफ, जार या तशबी। तो वो क्या होते हैं जी हमारे पास ऑप्शन ए में यानी तहसीन। नेक्स्ट है जी 27, और इसमें है क्या, मुतहरात का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है? अब इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए में, बी में, सी और डी में मुख्तलिफ अंदाज से ये लिखा जा रहा है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बेहतर जो है वो ऑप्शन बी। नंबर 28, अगर उस पर अल्लाह की रजा मकसूद रही तो तुम्हें सवाब मिलेगा, ये जुमला कवायद की रूह से क्या है? अब इसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बताया कि वो जुमला जिसमें दो या दो से ज्यादा अल्फाज या एक ही जुमला जिसके दो हिस्से इकट्ठे हो रहे हो तो उसको कहा जाता है मुरक्कब जुमला। 29 है जी, फिर जाते हैं दिन उसके, मिल जाती है जान उसको, जाता है अगर कोई बेजान मदीने में। इस शेर में मुहावरा क्या है? मुहावरा क्या है जी? दिन फिरना, बेजान मिल जाना या मदीने में, तो वो क्या होता है जी? मुहावरा हमारा है दिन फिरना यानी हालात बेहतर हो जाना। नंबर 30, कवायद में हर वो लफ्ज मोनस होता है जिसके लिए सीगा इस्तेमाल हो, कौन सा? यानी अभी एक और भी एमसीक्यू में ऊपर मैंने आपको बताया था कि जिसमें था कि नर जिन्स के लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल होता है, तो मैंने इसमें आपको बताया था मुजक्कर यानी मेल के लिए। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि हर वो लफ्ज जो मोनस होता है उसके लिए क्या, तो वो हमारा होता है जी तानीस। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त करार है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें जो एक और चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आपका एक पार्ट ऐसा भी है जिसमें आपके सामने एक इबारत लिखी होगी और उसके अंदर से कुछ एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इस इबारत को बहुत ही गौर से पढ़ना है। जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आप 100% जो है वो अगले एमसीक्यूज को बिल्कुल ठीक करेंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने पढ़ रही हूँ, इसमें लिखा हुआ एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक नौजवान लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को अपनी बहादुरी का एहसास दिलाने के लिए एक झूठ बोल दे। लड़के ने कहा उसने एक चीते को जंगल में देखा है जो लोगों को खौफजदा कर रहा था।
اس کی یہ بات سن کر دوسروں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور سب نے لڑکے کے ساتھ جنگل جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جنگل پہنچے تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ لڑکے کو احساس ہوا کہ اس کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے ملامت کیا اور کہا کہ اس کی جھوٹ بولنے کی عادت انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لڑکے کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس تجربے نے اسے سکھایا کہ جھوٹ بولنے سے وقتی خوشی تو مل سکتی ہے، لیکن اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد لڑکے نے سچائی اپنانے کا عہد کیا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ سچائی ہی میں حقیقت ہے۔ اب آپ لوگوں نے بیٹا کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ عبارت غور سے پڑھ لی۔ اب اس عبارت سے متعلق جو ہے وہ کچھ آپ کو ایم سی کیوز کے آنسرز لگانے ہوں گے۔ اب جیسے اس میں آپ دیکھو، یہ کہانی ہے نا، کہانی کے بارے میں ہی ہے وہ، کہ لڑکے نے اپنے دوستوں سے کس چیز کے بارے میں جھوٹ بولا، یعنی وہاں اس نے کیا دیکھا تھا، کہ کیا وہاں اس نے دیکھا۔ اور آپ یہاں کبھی دیکھو تو آپ کو یہاں لگے گا کہ اس نے کہا تھا کہ لڑکے نے کہا کہ اس نے ایک چیتے کو جنگل میں دیکھا، تو یہاں ہمارے پاس آپشن بی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک چیتے کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لڑکا رہتا تھا کہاں، غار میں، گاؤں میں، جنگل میں یا شہر میں، تو یہ آپ کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، تو آپشن کیا ہے جی ہمارے پاس، بی آپشن۔ پھر نیکسٹ ہے، عبارت کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جھوٹ ایک برائی ہے، سانچ کو آنچ نہیں، خدمت میں عصمت ہے، یا اے اور بی دونوں؟ اب ہمارے پاس جو درست آپشن ہے وہ کیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک برائی ہے۔ اب کیوں کہ یہاں پہ آپ یہ کتنے لائنز میں پڑھ چکے ہیں کہ اس تجربے نے اسے سکھایا کہ جھوٹ بولنے سے وقتی یعنی جھوٹ بولنا جو ہے وہ بری عادت ہے۔ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے دوستوں نے اسے ملامت کیا اور کہا کہ اس کی جھوٹ بولنے کی عادت انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو صرف اس عبارت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ یہ ایم سی کیوز کے آنسرز لینے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، لڑکے نے جھوٹ پکڑے جانے کے بعد کیا فیصلہ کیا تھا؟ اس نے جھوٹ بولنا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، دوستوں سے دور ہونے کا، سچائی اپنانے کا، یا کوئی نئی کہانی بنانے کا؟ تو آپ لاسٹ لائن دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے اس دن کے بعد لڑکے نے سچائی اپنانے کا عہد کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو آپشن درست ہوگی وہ کیا ہوگی، آپشن سی۔ اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کچھ اشعار ہیں، ان کو بھی آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس چیزوں کو غور سے نہیں پڑھتے اور وہ جلدی میں آپشنز کو ٹک کر دیتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا، آپ نے غور سے اس کو پڑھنا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کو مارک کرنا ہے۔ اب اس میں لکھا ہو جی، کھیتوں کو ہریالی دے دی، پربت پر بادل لہرائے، دریا دریا موجیں اٹھی، جنگل جنگل پیڑ اگائے، انگوروں کی بیل چڑھائی، سبزے کے قالین بچھائے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے، انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے، میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ اب یہ سارے اشعار ہیں، انہی سے متعلق ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنے غور سے پڑھا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ہمارا ایم سی کیو نمبر 36 ہے جی، پربت کے معنی کیا ہے؟ تو پربت کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے جی، پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے تتلی کو انداز سکھائے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ تتلی کا ذکر کس شعر میں ہو رہا ہے، اور آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے، تو اس کا مطلب ہے ہماری بیسٹ آپشن کیا ہوگی، اڑنے کے۔ اب نیکسٹ ہے جی نمبر 38، اور نمبر 38 میں ہمارے پاس ہے انگوروں کی بیل چڑھانے اور سبزے کے قالین بچھانے میں کیا پیغام ہے؟ یعنی اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، سبزے کا قالین بچھانا یعنی ہر طرف ہریالی، سرسبز کو، یعنی ایک خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اگر ان چاروں آپشنز کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی خوشنمائی، یا سب، تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی خوبصورتی کو بیان کیا گیا، تو اس لیے ہمارے پاس آپشن ڈی ہوگی، کیونکہ
वो सबसे रिलेटेड है। नज्म में सिफात उजागर की गई हैं, किसकी सिफात कितनी खूबियों को, यानी आप देखते हैं ना यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने इंसान को दानाई दी, उसने दरिया की मौजें पैदा की, जंगल पहाड़ बनाए, तो इसका मतलब है हम ये देखते हैं कि इस नज्म में किसकी खूबियां बयान की गई हैं, तो वो किसकी है, अल्लाह ताला की। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नज्म के शायर कौन है। अब इसमें आपने चूंकि देखना है कि आपके जो है वो जब आप तशरीह वगैरह भी करते हैं उसमें भी आप ये लिखते हैं कि शायर का नाम, तो इसमें आपने देखना है कि जो नज्म का शायर कौन है, माहिरुल कादरी। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें आपका है सब्जेक्टिव पोर्शन, अगर आप उसको भी देखते जाएंगे तो आप ये देखें इसमें आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें कुछ सवालात हैं और उनमें से आपने कोई से 10 सवालात करने हैं। इसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो है जी, दर्जल जुमले तवज्जो से पढ़ें और कोई से 5 गलत जुमले दुरुस्त करके लिखें। फिर है हमारा किसी एक सबक का खुलासा करें। फिर उसके बाद है जी, बीमार पुरसी के लिए वालिद के नाम खत लिखें या कहानी है गरूर का सर नीचा। इसी तरह किसी एक मौजू पर जो है वो 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आपने एक मजमून लिखना है, यानी इस तरह से आप जो है वो अपनी तैयारी करते जाएंगे। लेकिन जो एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं और नेक्स्ट कोई भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि इस तरह आप लोग जो है वो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज अगर